Hello students, how are you? You all are welcome in my social science channel Socialistic Ties. Today we are going to start second chapter of economics of class 9th. This is people as resource. What is the meaning of people as a resource? People are considered best and biggest resource of any country. This chapter is a way to refer the working population of any country in terms of their ability, productive skill and their strength. Population of any country or people of any country, they are also called human resource. Why it is called human resource? Because all the other resources are possible just because of the knowledge of human beings. So that's why human beings are also called human resource. And when the investment is made in human resource through education, healthcare and professional trainings, जब हम किसी देश के नागरिकों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और सोशल अमेनिटीज बेसिक उनकी जो फंडामेंटल नीड्स है उनको फुलफिल करते हैं, उनको बहुत अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्या कहलाता है ये? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और जिस तरीके से हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं इसी तरीके से ही कैपिटल हम ह्यूमन बीइंग्स में इन्वेस्ट करते हैं और यह कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न हमें प्रॉफिट देता है. किस तरीके से देता है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही हाई रेट का होता है, वहां उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो काफी ज्यादा अव्वल दर्जे का होता है. तो इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल इज बेस्ट एंड सुपीरियर देन अदर कैपिटल्स. ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर के जाता है, वहां ग्रोथ ऐड करता है और किसी भी कंट्री के अंदर जो एक रिचनेस होती है, उनका जो कल्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए ह्यूमन कैपिटल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है. इसीलिए कहा जाता है कि जो किसी भी देश के पीपल हैं, पॉपुलेशन है, वो उस कंट्री के लिए एसेट होना चाहिए, ना कि लायबिलिटी होना चाहिए. हम पॉपुलेशन को दो तरीकों से लेते हैं, एक एसेट कहलाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लायबिलिटी कहलाते हैं. एसेट तो वो लोग होते हैं जो उस देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंट्री के ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं. और लायबिलिटी ऐसे लोग होते हैं जो ना तो एजुकेटेड होते हैं और ना ही उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, वो उस देश के लिए एक बोझ होता है. तो कंट्री को ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा अपने रिसोर्सेज एक्सपेंस करने पड़ते हैं और वो पैसा, वो सारे रिसोर्सेज देश के डेवलपमेंट पर, उस कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अंदर यूज किए जा सकते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए. हम एग्जांपल लेते हैं, जापान, यूएसए, रशिया, इन कंट्रीज ने ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तभी तो आज वो देश काफी ज्यादा डेवलप्ड है अदर देशों के कंपैरिजन के अंदर. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वीमेन. तो मैन एंड वीमेन जो है वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर आर थ्री काइंड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दीज एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री सेक्टर्स. इनको तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो सेक्टर है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर क्या है? इसको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है. इसके अगर हम एग्जांपल लें तो एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, कलेक्शन, ये सारे के सारे इसके प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल है. इसमें जो मैंने बताया प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो प्राइमरी होता है, मींस उससे पहले कुछ नहीं होता है. फॉर एग्जांपल हम बात करें
एग्रीकल्चर में फार्मर्स क्या करते हैं, शुगर कैन प्रोड्यूस करते हैं और शुगर कैन से हम जैगरी, शुगर कुछ भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शुगर कैन जो होता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ही मिल्क हमारे पास एग्जांपल है। मिल्क से हम कर्ड, चीज, बटर कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मिल्क से पहले कुछ भी नहीं होता है। और एक अलग तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है ऑलमोस्ट वो नेचर से जुड़ा होता है, मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद में सेकंड जो आता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर जो है, द गुड्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर आर कन्वर्टेड इनटू अदर वैल्यूएबल गुड्स थ्रू द मींस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके, देयर इज अ प्रोसेस आल्सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन, कि वैल्यू एडिशन के द्वारा हम प्राइमरी के प्रोडक्ट्स को हम किसी अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लॉथ फाइबर से हमारा कॉटन से बनाया जाता है, शुगर, जैगरी ये हमारा शुगर कैन से बनाया जाता है, कर्ड, चीज, बटर ये सब मिल्क से बनाए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, प्राइमरी के प्रोडक्ट्स थे जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया अदर गुड्स के अंदर। तो इसमें क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्शन आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद में थर्ड जो सेक्टर आता है हमारा, वो कहलाता है टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। All the services are part of tertiary sector। अब क्या है कि जितने भी टाइप्स की सर्विसेज है, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जितने भी सर्विस ऑफ टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। अब ये सेक्टर्स है क्या, दीज सेक्टर्स आर लार्ज ग्रुप्स ऑफ आवर इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किससे बनी है, हमारा जो सर्कुलेशन है मनी का, या जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो किस तरीके से मैनेज हो रही हैं, हमारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, ये सारा क्या है, हमारी इकोनॉमी है। और इसके पार्ट कौन से हैं, दीज आर द थ्री पार्ट, दीज आर द थ्री सेक्टर्स and these are also called economic activities. So these kind of economic activities are performed by men and women. Further, these economic activities are categorized into two parts, market activity and non-market activity. अब स्टूडेंट्स, मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है, मार्केट एक्टिविटी वो होती है जो किसी प्रॉफिट के लिए की जाती हो, मींस the activities which are performed to gain profit और अर्न मनी, जिससे हमें कुछ इनकम हो, वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है, मार्केट एक्टिविटीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है जो क्रॉप्स को ग्रो करता है, हार्वेस्ट करता है, उससे उसकी इनकम होती है। इसके बाद में कोई भी आप एम्प्लॉय ले सकते हो, वो जॉब करता है, उससे क्या है, उसको इनकम होती है, अर्निंग होती है। तो ये सारी क्या है, मार्केट एक्टिविटीज है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, और सेल्फ सर्विस के लिए, कोई सर्विस है जो हम अपने फायदे के लिए कर रही है, या कोई प्रोडक्शन हम कर रही हैं वो हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रही हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जरा सोचिए आप, कि जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अ टीचर इज टीचिंग टू हिज चिल्ड्रन, एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ये सेल्फ सर्विस है, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो फ्यूचर में रिटर्न होगा हम वो इसको यहां कंसीडर नहीं करते हैं। यहां सिर्फ एट द प्रेजेंट क्या है कि जो वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है उससे उसको इनकम एट प्रेजेंट नहीं हो रही है। जिस तरीके से फार्मर्स जो हैं वो व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं या वेजिटेबल का करते हैं जिसको वो खुद यूज करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब यहां पर एक डिवीजन ऑफ वर्क देखी जाती है जिसको आप
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। अब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि ये काफी कॉमन है कि मैन आर ऑलवेज पेड हाई कंपेयर टू वीमेन एंड देयर इज अ लेस वेजेस पेड टू वीमेन, कि वीमेन को काफी ज्यादा कम पे किया जाता है कंपैरिजन टू मैन। और वीमेन आर वर्किंग एट अ प्लेस देयर इज अ लेस जॉब सिक्योरिटी, वहां उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है वो नहीं होती है। दे कैन फायर एनी टाइम फ्रॉम जॉब, उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। इफ दे आर एजुकेटेड देन दे कैन वर्क ऑन हाईली पेड जॉब्स, कि अगर एजुकेटेड है तो देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा वीमेन है, महिलाएं हैं जो काफी ऊंचे पदों के ऊपर, अच्छी पोस्ट के ऊपर वो आज काम कर रही है। स्टूडेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पता चलता है किसी कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है, वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, मींस वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज एज ऑफ अ पर्सन, कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक जो आदमी है, पर्सन है, वो कितने लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इसके बाद में उनके अंदर क्या स्किल्स है, उनको कितना नॉलेज है, ये सब चीजें क्या होती है, उस कंट्री के पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है। तो ये क्वालिटी क्या करती है? किसी कंट्री को ग्रो करती है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट करती है। इसके बाद में क्या आता है, हम सबसे पहले यहां लेते हैं एजुकेशन को। अब एजुकेशन आप सबको पता है हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है। अब क्या है कि एजुकेशन जितनी अच्छी होगी किसी कंट्री की, वहां का डेवलपमेंट उतना ही होगा, वहां के लोगों का सोचने का जो नजरिया होगा वो उतना ही अलग होगा, वो लोग डिफरेंट थिंकिंग स्किल के पाए जाएंगे। आप एग्जांपल ले सकते हो हमारे दो कंट्रीज का, एक हमारा देश है जो आज मून और मार्स के ऊपर पहुंच गया है, और एक हमारा पड़ोसी देश है जिसका एक ही एम रहता है, एक ही थिंकिंग रहती है कि बॉर्डर कैसे क्रॉस किया जाए, इंडिया में कैसे घुसा जाए। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन विच इज प्रोवाइडेड हियर। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट की गई। इसमें सबसे बड़ा जो नेम आता है वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या था? एक इनिशिएटिव लिया गया था हमारे यहां फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, कि सभी को इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स की 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी है, एंड दिस एजुकेशन मस्ट बी कंपल्सरी फॉर ऑल, कि सभी के लिए, इस ग्रुप के लिए ये कंपल्सरी होनी चाहिए। ये जो स्कीम थी इट वाज केम इनटू इफेक्ट ऑन 2010। 2010 के अंदर ये स्कीम जो थी वो इंप्लीमेंट हुई थी। इसके अंदर क्या था कि हमने कुछ टारगेट रखे थे, डिसाइड किया गया था कि चिल्ड्रन को एजुकेशन तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, इसके बाद में उनका रिटेंशन भी होना चाहिए, कि बच्चे बहुत जल्दी स्कूल छोड़ जाते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको स्कूल में रोके रखना है, उनको हायर स्टडीज के लिए मोटिवेट करना है। इसके बाद में इस स्कीम के साथ एक मिड डे मील स्कीम को और ऐड किया गया था। वैसे मिड डे मील स्कीम है वो 1995 से चली आ रही है। इसके बाद में इस स्कीम के अंदर मींस मिड डे मील के अंदर भी रिफॉर्म हुआ था। हॉट कुक्ड मील एट नून, कि दोपहर का जो भोजन है उनको वो दोपहर के अंदर पका हुआ दिया जाने लगा। अब इसके भी बहुत सारे फायदे हुए, क्योंकि ये देखा गया था हमारी कंट्री के अंदर कि बहुत सारे बच्चे इसीलिए स्कूल नहीं आ पा रहे थे कि उनको दोपहर का भोजन नहीं मिलता था, इसलिए उनको अपने पेरेंट्स के साथ मजदूरी करने जाना पड़ता था। तो दैट्स व्हाई दिस मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। और अगर आज की बात करें हम एट प्रेजेंट की, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटेटिव फूड जो है आज उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, इवन कि उनको मिल्क भी दिया जाता है।
इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे 12th प्लान के अंदर। 12th 5-year प्लान के अंदर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था और हमने स्पेशली करिकुलम को मॉडिफाई किया था और नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों के ऊपर हमने क्या है फोकस किया था। डिस्टेंस एजुकेशन को भी हमने प्रमोट किया था। हमने क्या है पूरी तरीके से फोकस होकर के हमारे टारगेट जो थे उनको अचीव करने की कोशिश इस 12th 5-year प्लान के अंदर की गई थी। तो ये था हमारे एजुकेशन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है हेल्थ। आपको पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर हेल्थ का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मींस वहां के लोगों का हेल्थी होना बहुत ही जरूरी है। अगर कंट्री के लोग हेल्थी नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, कंट्री के ऊपर लाइबिलिटी होंगे, जिस कारण कंट्री को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उनके ऊपर एक्सपेंड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या है वहां हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी काफी ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ता है ताकि आने वाले कमिंग टाइम के अंदर कोई भी बीमार ना पड़े, सीरियस डिजीजेस हैं वो ना हो। जिस तरीके से मलेरिया है, HIV है और बहुत सारी बीमारियां हैं, डिजीजेस है, वो ना हो, ताकि देश की जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी ना बन करके देश के लिए एसेट बने और देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो इसीलिए हमारी कंट्री ने भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर काफी इंप्रूव किया। हमने हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज किया है। और अगर हम बात करें लास्ट 4 और 5 डेकेड्स की, तो हमने हमारा जो मैन पावर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन तीनों सेक्टर्स के अंदर परफॉर्म करता है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं। हमने इसके लिए एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी। इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर हमने चिल्ड्रन, एडोलसेंस, अडल्ट सभी का ध्यान रखा, सभी की नीड्स का हमने इसमें ध्यान रखा कि किस एज ग्रुप को किस चीज की जरूरत होती है। उसी हिसाब से हमने हमारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया। जैसे एडोलसेंस की एक स्पेशल नीड्स होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है, इस टाइम स्पेशल डाइट की जरूरत होती है, इस टाइम उनको न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो वो सब हमने इस पॉलिसी के अंदर और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए। इसके अंदर उनको सीरियस डिजीजेस के बारे में अवेयर किया गया, किस तरीके से बचा जा सकता है, ये सब हमने हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर रखा था, ताकि देश की यूथ जो है या टोटल पॉपुलेशन है वो डिजीजेस से बिल्कुल फ्री रहे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा स्टेटस है जिसके अंदर पीपल आर रेडी टू वर्क, they are ready to work on going wages but they are not able to find work. This is called unemployment. Unemployment आता है वो 2 टाइप्स का आता है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर्स या डेज ऑफ द ईयर, कि साल के कुछ टाइम, कुछ महीने और दिन, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, कि लोगों को काम नहीं मिलता है करने को। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज कॉमन इन एग्रीकल्चर। जो कैजुअल लेबर होते हैं, जो खेतों के अंदर मजदूरी करते हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क अपार्ट फ्रॉम सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन। कि सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन उसके बाद में उनकी डिमांड है वो काफी लो हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर हम बात करें जहां पर ईंटें बनती है, जो ब्रिक साइट्स होती है, वहां पर क्या है, मॉनसून सीजन के अंदर वर्क नहीं होता है, तो वो 2-3 महीने फ्री रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो आता है माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर डिस्गाइज्ड। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक छुपी हुई बेरोजगारी होती है। अब छुपी हुई कैसे? इसमें हमें ऐसा दिखता है कि लोगों को काम मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं। In this, people seems to be working, but actually they are working more than requirement.
तो इसका एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है कि देयर इज अ फैमिली ऑफ 7 to 8 मेंबर्स, एक ऐसा परिवार है जिसमें 7 से 8 लोग हैं, एंड फैमिली हैविंग वेरी स्मॉल साइज ऑफ फार्म, कि उनका जो खेत है वो काफी छोटा है, जस्ट यू कैन सपोज 2 to 3 एकड़। दे ऑल आर वर्किंग ऑन दिस लैंड, कि वो सारे इस जमीन पर काम कर रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि उनको रोजगार मिला हुआ है, वो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर वर्किंग मोर देन रिक्वायरमेंट। फार्म साइज बहुत छोटा है, ओनली 3 to 4 members कैन वर्क देयर। If these extra 3 to 4 members will move to other work, production will not be affected। यह एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी कॉमन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट लेबर एब्सॉर्बिंग सेक्टर है। हमारे डेटास बताते हैं कि मोर देन 50% alone प्राइमरी सेक्टर ड्यू टू एग्रीकल्चर, मोर देन 50%। एक्चुअल की बात करें तो दिस इज 53%, ये जो डेटा है 53% है। मोर देन 50% क्या है, alone प्राइमरी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन। और बात करें अगर हम दूसरे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की, तो वहां क्या है, ओनली 47% एम्प्लॉयमेंट है, मींस लेस देन प्राइमरी सेक्टर। तो वो दोनों मिलाकर के 50% से भी कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो ये था हमारा आज का पीपल एज अ रिसोर्स। आप समझ चुके होंगे इस समरी लेक्चर के अंदर कि किसी भी कंट्री के लिए वहां के जो लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, जो वहां की पॉपुलेशन होती है, वो कितनी ज्यादा अहम होती है और लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आज के इस समरी लेक्चर के अंदर इतना ही। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप देखिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। इसके बाद में हम लेकर के आएंगे डीप एक्सप्लेनेशन इन सभी चैप्टर्स की। तो जुड़े रहिए सोशलिस्टिक डाइस के साथ। थैंक यू।